हेलो फ्रेंड्स, नेट फिजिक्स इंटरेस्टिंग में प्रदीप सर का नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे टॉपिक को चैप्टर को पूरा करने के बाद उसके ऊपर असाइनमेंट देंगे। ऑनलाइन आपको असाइनमेंट मिलेगा। उसके लेवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेवल के सभी क्वेश्चन उस असाइनमेंट में होंगे। अब हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है। जब भी एक कंडक्टर के थ्रू करंट जाएगा, बहेगा, तब उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, ये एक्सपीरियंस, ये फील्ड हमें 1820 में ओरस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। उसके एक्सपेरिमेंट के आधार पे हमें सजेस्ट किया था कि जब भी कोई कंडक्टर के थ्रू करंट, कांस्टेंट स्टेडी करंट जा रहा है, ये हाई वैल्यू का करंट अगर इस कंडक्टर के थ्रू जा रहा है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कितना होगा, कैसे होगा, ये जानकारी उस ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से नहीं मिली, मगर फील्ड की जानकारी ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से ही मिली है। दुनिया में पहली बार ओरस्टेड ने बताया है कि जब भी कोई कंडक्टर से करंट, whenever the current is flowing through the conductor, magnetic field is produced around that conductor। ये जानकारी ओरस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने सभी को दी थी एक्सपेरिमेंट के आधार से। उसका ही एक्सपेरिमेंट मैं बताने जा रहा हूं। एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया, उस स्ट्रेट कंडक्टर से करंट आई जब जा रहा है, तब उसके बाजू में रखा हुआ ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो डिफ्लेक्ट हो रहा है, मैग्नेटिक नीडल एक मैग्नेट होता है, उसके अंदर दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल, ऐसे दो पोल होते हैं। दो पोल से बना हुआ ये मैग्नेट है। वह जब मैग्नेटिक नीडल को हमने करंट कैरी कंडक्टर के बाजू में रखा तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो जैसे जैसे करंट को हम बढ़ा रहे हैं, जब करंट 0 रहा तब इस नीडल के अंदर कोई विचलन नहीं हुआ, कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिला। यह नीडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टेबल हुई थी। मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टेबल हुई थी। जैसे ही हमने करंट को बढ़ाया, करंट बढ़ने लगा, तब हमें एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि ये नीडल का डिफ्लेक्शन स्टार्ट हुआ। नीडल का डिफ्लेक्शन मिल गया। इसका नतीजा क्या हुआ, क्या इंडिकेट कर रहा है वो कि मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन क्यों मिला है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही उसके ऊपर असर करेगा। तो इसीलिए जब करंट जा रहा है विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, ये डिफ्लेक्शन हुआ, इसका मतलब इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बन गया है।
तो ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपीरियंस ओरस्टेड ने हमें दिया। तब जाके पता चला दुनिया को कि अगर कोई कंडक्टर के थ्रू करंट जा रहा है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। उस ओरस्टेड ने करंट की डायरेक्शन बदल दी। इस दिशा में जाने वाला करंट डायरेक्शन अपोजिट कर दिया और उसी तरह अगेन करंट स्टार्ट टू इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू ऑनवर्ड। तो इनको इस डिफ्लेक्शन की दिशा बदली हुई समझ में आई। डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल चेंज हुआ, इसका मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड इन कंडक्टर ने बनाया है वह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल गई। मतलब ये बताया कि जब भी करंट जाएगा तब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, अगर करंट की दिशा बदली तो मैग्नेटिक फील्ड की भी दिशा बन जाती है। ये इंफॉर्मेशन ओरस्टेड ने दुनिया को दे दिया। तब दुनिया को पता चला कि अरे सिर्फ रुकने वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था, तो कांस्टेंट स्पीड से भागता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। तो इसी तरह बच्चों, कोई कंडक्टर के थ्रू करंट जा रहा है तो वह मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग में बनाएगा। ये ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट हमने सबके सामने रखा। मगर बच्चों, इस बनते हुए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए उन्होंने पाम रूल यूज किया, राइट हैंडेड थंब रूल यूज किया, सॉरी पाम रूल यूज किया। वो पाम रूल, राइट हैंडेड पाम रूल क्या कहता है? अगर हमने हमारा राइट हैंड का पाम ओपन किया और हम अगर करंट की डायरेक्शन बता रहा है तो फेस ऑफ दिस पाम क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। मतलब अगर इस दिशा में करंट जा रहा है तो अगर इधर का पॉइंट रहा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ है। यहां पे पॉइंट लिया आपने तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ये कंडक्टर है, अगर हमने नीचे का पॉइंट लिया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगा। उसी तरह अगर हमने पॉइंट पीछे इसके पीछे का लिया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताना है, करंट इस दिशा में है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो। और यहां पे पॉइंट लिया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड की डायरेक्शन में। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए राइट हैंड पाम रूल यूज किया है और उसको हम राइट हैंडेड थंब रूल भी बोलते हैं। मगर स्टेटमेंट क्या है उस थंब रूल की? इफ current carrying conductor is supposed to held in our right hand in such a way that thumb is stretched along the length of the conductor and four fingers are curled around that conductor। ऐसा मान लिया, हमने पकड़ा नहीं कंडक्टर को, ऐसा मानो, नहीं तो पकड़ जाएगा तो शॉक लगेगा। तो ऐसा मान लिए, ये सपोज करो कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर हमने हमारे राइट हैंड में पकड़ा हो और कंडक्टर के डायरेक्शन में, लेंथ के डायरेक्शन में हमने अंगूठा, ये थंब स्ट्रेच किया हो और ये चार उंगलियां उनके सराउंडिंग में लपेट लिए हैं, कर्ल्ड अराउंड दैट कंडक्टर। अगर इस अवस्था में थंब डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाता है तो ये कर्ल्ड फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दैट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो बताइए बच्चों, इस पॉइंट पे फिंगर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, ऐसा फील्ड बनाया है ना। पाम रूल भी वही कहता था, नीचे इनर साइड, आउटर साइड, बाहर, ये अपर साइड और ये बाहर साइड। तो देखिए बच्चों, ऐसा फील्ड बना क्या? नहीं, स्ट्रेट कंडक्टर ने फील्ड सर्कुलर बनाया। तो स्ट्रेट कंडक्टर ने, अब अगर पॉइंट ऊपर का लिया तो हम सर्कुलर बोले तो ऐसा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मत बोलिए। सर्कल के कोई भी पॉइंट पे डायरेक्शन बताना चाहते हो तो वहां उसका टेंजेंट ड्रॉ करना चाहिए। जैसे ही हम टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तब वह उस जगह का डायरेक्शन बताएगी।
ये अगर सर्कल ड्रॉ कर दिया आपने तो यहाँ टेंजेंट बाहर की तरफ है, इसलिए इस जगह का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। यहां लिया तो इस जगह का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डाउनवर्ड होगा। यहां पॉइंट लिया नीचे तो इस जगह का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड हुआ, अगर करंट इस दिशा में जा रहा है। अगर करंट बदला तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का हो गया। ऊपर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इधर के पीछे वाले पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड नीचे, यहाँ नीचे का पॉइंट का फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, यहाँ का ऊपर। देखो ना कैसा है, ये ऐसा है ना। इसी तरह बच्चों, अगर स्ट्रेट कंडक्टर से करंट जा रहा है तो वह सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। Tangent drawn to that circle at any point gives the direction of the magnetic field produced by that current carrying conductor. तो इसीलिए बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए वह कहता है ओरस्टेड कि रेफर द लॉ, पाम रूल यूज करो, नहीं तो राइट हैंडेड थंब रूल यूज करो। मगर थंब रूल की डेफिनेशन अलग है। हमने अगर पकड़ा हो तो करंट अगर थंब डिनोट कर रहा है तो करंट फिंगर डिनोट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करिए। चलिए बच्चों, ये स्ट्रेट कंडक्टर है तो सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूं मैं। इसलिए आपके सामने आपके हाथ में अगर पेन है तो उस पेन को राइट हैंड में पकड़ के रखो और उसके अकॉर्डिंग तुम बता सकते हो कि डायरेक्शन कैसी होगी करंट कैरिंग कंडक्टर ने बनाए हुए मैग्नेटिक फील्ड की। अब चलिए सिंपल सा प्रॉब्लम बनाता हूं। मैं सिर्फ डायरेक्शन के लिए बना रहा हूं, पाम रूल यूज करो या राइट हैंडेड थंब रूल यूज करो, मगर डायरेक्शन कंफर्म करो। चलिए बच्चों, अगर इस कंडक्टर से करंट आ जा रहा है, उस कंडक्टर का डायरेक्शन मैं बता रहा हूं। कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में उस कंडक्टर को स्ट्रेच करके रखा है और उसके थ्रू करंट जा रहा है, टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा है, पूरब की तरफ जा रहा है करंट। सोचिए इधर ईस्ट है और पीछे वेस्ट है। ईस्ट की तरफ अगर जा रहा है, पूरब की तरफ अगर जा रहा है करंट, यानी कि अंदर जा रहा है। अब बताइए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी। पॉइंट इसके देखो ना, ये पूरब, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर, ये डाउन और ये अप। चलिए अगर करंट पूरब की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो बताइए what is the direction of magnetic field at the point which is at the south from the conductor। इस कंडक्टर से साउथ डायरेक्शन में जो पॉइंट, इसी प्लेन में जिस प्लेन में कंडक्टर, उसी प्लेन में उसके साउथ पे अगर पॉइंट रहा तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना, कौन सी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये हमारे कर्ल फिंगर डिनोट करते हैं, या पाम रूल यूज करो। देखो ना, यहां पॉइंट लिया बोले तो इसी प्लेन का यहां पॉइंट लिया, यानी कि हम पाम रूल से क्या बता सकते हैं, अंगूठा अंदर की तरफ बता रहा है इलेक्ट्रिक करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है। तो इसीलिए करंट कैरिंग वायर अगर करंट ईस्ट की तरफ भेज रहा है तो उसी कंडक्टर के प्लेन में साउथर्न डायरेक्शन पे अगर पॉइंट लिया मैंने, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड रहेगी, डाउनवर्ड रहेगी। उसी प्लेन में, वही प्लेन में अगर पॉइंट मैंने नॉर्थ की तरफ लिया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी। यहां पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दिए ना, देखो ना ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बन गया ना, तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो ऊपर हो गया, समझ रहे। अब पॉइंट ऊपर लिया मैंने तो डायरेक्शन टुवर्ड्स साउथ, पॉइंट नीचे लिया तो डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ। तो दिशा कंफर्म करने के लिए कृपया आपका पेन
आपके राइट हैंड में पकड़ो और अंगूठा अगर, ये थंब अगर करंट की डायरेक्शन बता रहा है तो उसके आधार पे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। ओके, अब अगर हमने इस कंडक्टर को ईस्ट वेस्ट में नहीं रखा, अगर डायरेक्शन अब नॉर्थ साउथ दिशा में रखा है, आपको आंसर बताना होगा। करंट उत्तर से दक्षिण जा रहा है, नॉर्थ इधर मानिए, साउथ इधर है, तो उत्तर से दक्षिण करंट जा रहा है। तो बताइए इसी प्लेन के अंदर, जिस प्लेन ने इस कंडक्टर को इंक्लूड किया है, उसी प्लेन के अंदर हमारा एक पॉइंट लिया हमने जस्ट बिलो द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस दिशा में होगी? इधर ईस्ट है, उधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, और करंट जा रहा है नॉर्थ को छोड़ के साउथ की तरफ। तो अंगूठा उस दिशा में स्ट्रेच कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का बन गया। मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरह का बनता है तो बताइए बच्चों, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का है, अगर पॉइंट हमारा नीचे है तो यहाँ का टेंजेंट किधर, ईस्ट के तरफ जा रहा है, तो फील्ड जस्ट बिलो द कंडक्टर इज टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, अब बताइए उसी प्लेन में अगर हमने ऊपर वाला पॉइंट लिया तो फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? टुवर्ड्स आउट। अगर उसी प्लेन में अगर हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये वर्टिकल प्लेन था, अब हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन कंसिस्टिंग दैट कंडक्टर, और उसी प्लेन के अंदर का एक पॉइंट हमने मान लिया, इट इज जस्ट टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ दैट कंडक्टर। तो इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताना है तो कैसे बता सकते हैं हम? तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड, पाम रूल यूज करो या उंगलियों का, देखो कैसा है सिचुएशन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डायरेक्टेड डाउनवर्ड। इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर यहाँ का पॉइंट लिया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? तो पाम रूल यूज करो, ऊपर आएगा, है ना, ऊपर की तरफ जाएगा। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड बनाए हुए करंट कैरिंग कंडक्टर ने करंट की दिशा अगर बदल दी तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बदलेगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताने के लिए उन्होंने किसको रेफर करने को यूज किया है? पाम रूल या राइट हैंडेड थंब रूल। अब बताओ, डायरेक्शन कंफर्म हुई है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इसके ऊपर हमारा फेथ, हम उसके ऊपर ट्रस्ट करने लगे, यस बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन भी कंफर्म हुई। अब बताओ इस नीडल का, मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन का आधार कैसे ले सकते हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का आधार लेना है, तो चलिए बच्चों इसका रोटेशन का डायरेक्शन बता रहे हैं हम। ओके, अगर यह नीडल हमने कंडक्टर के बिलो लिया होता और कंडक्टर कैरी करंट टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का बनता है? और मैग्नेटिक फील्ड की बात आप नहीं करने वाले, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ दिस नीडल? तो डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल बताने के लिए उन्होंने स्विमर रूल यूज किया है, स्विमर्स रूल। स्विम करने वाले आदमी के लिए उसके ऊपर से बताया हुआ ये लॉ है। अब वह स्विमर रूल क्या कहता है बताता हूं मैं। यह अगर मैग्नेटिक नीडल बिलो रखा है या बाजू में रखा है, बिलो का नहीं सवाल है क्योंकि हम बिलो नहीं रख सकते, रखे तो ऊपर, बहुत ऊपर लेना होगा, इसीलिए अगर ये कंडक्टर है, इधर करंट जा रहा है, ओके, अगर इस दिशा में करंट जा रहा है, हमने मैग्नेटिक नीडल यहां रख दी है। चलिए बच्चों, अब मैग्नेटिक नीडल यहां रख दिया, इसका मतलब क्या हुआ? करंट अगर इधर जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर होगी, सही है। नीचे वाले डायरेक्शन में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर होगी। अब बताओ, यहां अगर नीडल रखा तो उसका डिफ्लेक्शन स्विमर क्या बताता है? अगर स्विमर स्विम कर रहा है, ऐसा स्विम करता है ना, पानी में ऐसा स्विम कर रहा है,
उसका अगर लेफ्ट हैंड सामने हो, आगे है, और स्विमर का जिधर मुंह है उस साइड का नॉर्थ पोल उनके तरफ आएगा। मतलब अगर स्विमर का लेफ्ट हैंड सामने है और जिधर मुंह, देखो ना, लेफ्ट हैंड सामने है तो मुंह इधर हो गया, अगर राइट हैंड सामने होगा तो मुंह पीछे हो गया, है ना। इस तरह तो लेफ्ट हैंड रूल ऐसा कहता है, अगर नीडल, एक ही ध्यान में पकड़ो, अगर स्विमर का लेफ्ट हैंड सामने है, जिधर मुंह है उधर, अगर आपने ये बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनी है अकॉर्डिंग टू राइट हैंडेड थंब रूल, मगर नीडल की डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग बनाया है हमने, स्विमर्स रूल के अकॉर्डिंग हमने नीडल की डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन कंफर्म कर दिए हैं। चलिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में हम नीडल की डायरेक्शन कंफर्म करने के लिए किसको आमंत्रित किया है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कंफर्म करने के लिए किसको आमंत्रित किया है, ये चीज हमने ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से हम सीखी है। मगर अब सवाल इस बात का है, देखकर डायरेक्शन बताकर हमारा समाधान नहीं होगा, तो कहां होगा हमारा समाधान? अगर हमने उसको मेजर करने में, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाने में सफल हुए, तब हम पूरी तरह से सक्सेस हो गए हैं। तो करंट कैरिंग कंडक्टर ने बनाए हुए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और उसकी स्ट्रेंथ के बारे में और डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल के बारे में हमने जानकारी पाई है। अब सवाल इस बात का है, what is the magnitude of magnetic field produced by the straight current carrying conductor, या कोई भी टाइप का कंडक्टर हो, उसके थ्रू अगर करंट जा रहा है तो उन्होंने बनाए हुए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें बताना है। तो नॉट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड हमें बताना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास बायोट, सावर्ट्स, इन दोनों मैथमेटिशियन ने बनाया हुआ एक मैथमेटिकल रिलेशन है। उन्होंने भी किया हुआ एक्सपेरिमेंट है। उस एक्सपेरिमेंट के आधार से उन्होंने एक रिलेशन दुनिया को बता दिया, और उस रिलेशन को इक्वेशन में बनाकर हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में बनाए हुए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नापने लगे। तो चलिए, कौन है वो, क्या है वो बायोट सावर्ट्स लॉ? ये दो मैथमेटिशियन ने बनाया हुआ रिलेशन है। उन्होंने क्या किया, उसका एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं मैं। इसलिए बच्चों, यह है 11th-12th के सिलेबस की पहली हेडिंग, ओरस्टेड 10वीं में था वो। अब हम बायोट सावर्ट्स लॉ को यूज कर रहे हैं, बायोट एंड सावर्ट्स लॉ। तो बायोट सावर्ट्स लॉ क्या कहता है? तो उन्होंने रिलेशन बता दिया। किसका रिलेशन? बनते हुए मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का रिलेशन। किसके साथ है, बता रहा हूं मैं। उन्होंने क्या किया, एक कंडक्टर को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से कोट कर दिया, जिस मटेरियल से मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं होगा, जो भी मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ नहीं करेगा, उस मटेरियल को हम बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ऐसे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स को से कोट कर दिया। करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं, सिर्फ कंडक्टिंग वायर है उसके अंदर। और जैसे ही उन्होंने इस वायर के थ्रू करंट जोड़ दिया और करंट बहने लगा, तब इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, मगर अब नहीं बन रहा है, क्योंकि उन्होंने इस वायर को बाहर की तरफ से नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से कोट कर दिया है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जॉइंट नहीं है, बोले तो वह बाहर आने नहीं देगा, उसको मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ कर रहा नहीं है। अब बताता हूं बच्चों, अगर इस वायर के एक्सिस से ए डिस्टेंस दूरी पे मैंने पी पॉइंट मान लिया,
डिस्टेंस वही है। अगर मैं उसको आर मानता हूं, अभी तक डिस्टेंस आर ही मानते आए ना, आर डिस्टेंस पे हमने पी पॉइंट मान लिया जहां का मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मेजर करना है। तो पी पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड नापने के लिए हमने यहाँ पे निडल लगाई है, कोई मीटर बिठाया है मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ नापने के लिए। मगर यहाँ कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिल गया निडल में, इसका मतलब है यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0 है। करंट जा रहा है, किसके थ्रू, इस कंडक्टर के थ्रू करंट जा रहा है। हमने जो पॉइंट लिया है कितना दूर लिया है, आर डिस्टेंस दूरी पे लिया है। इतना ही नहीं बच्चों, इस कंडक्टर के साथ कितना एंगल बनाया है, थीटा एंगल बनाया है। ऐसी सिचुएशन में हमने पॉइंट पी मान लिया आर डिस्टेंस दूरी पे, तो भी यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड dB इक्वल टू 0 है। चलिए बच्चों, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने नहीं, उन्होंने क्या किया वो बता रहा हूं। अब देखिए बच्चों, जैसे ही हमने यहां का एक छोटा सा टुकड़ा ओपन कर दिया, मटेरियल थोड़ा सा हटा दिया, एक्सपोज कर दिया, अंदर का करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सपोज कर दिया हमने। अब बताओ बच्चों, कितना लंबा वायर ओपन हुआ, dl लेंथ का वायर ओपन हुआ और करंट सेंड कर दिया। जैसे ही हमने करंट I वैल्यू का सेंड कर रहे हैं, तब यहां हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। कितने एलिमेंट के थ्रू जाने वाला करंट है, I करंट जा रहा है dl लेंथ के कंडक्टर, पूरे कंडक्टर के सिर्फ जा रहा है, मगर यहाँ इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बन रहा है, यहाँ जो भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना, बिकॉज ऑफ द करंट I थ्रू द कंडक्टर ऑफ लेंथ dl टुकड़े के कंडक्टर से जाते हुए करंट ने बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड यहां मिलेगा। अब चलिए बच्चों, पहला ऑब्जर्वेशन क्या कर रहे हैं हम, लेंथ को कांस्टेंट रखते हैं, इस थीटा को कांस्टेंट रखते हैं, पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट को कांस्टेंट रखते हैं, और हम बदलते हैं करंट को। जैसे ही करंट 0 से ऑनवर्ड बढ़ रहा है, 0 करंट 0 मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है ना, क्योंकि जब तक करंट नहीं जाएगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। चलिए, जैसे ही करंट बढ़ेगा वैसे यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता हुआ नजर आया, वहां का मीटर पॉइंटर डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ का डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, तो यहाँ प्रोड्यूस होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन करंट। तो चलिए बच्चों, हम ऐसा बोल सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ dB क्यों लिया, इस छोटे टुकड़े की वजह से बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड छोटा मैग्नीट्यूड का होता है, इसीलिए dB is directly proportional to current flowing through that conducting element। टुकड़े को हम एलिमेंट बोलते हैं, उस कंडक्टर का टुकड़ा है इसलिए कंडक्टिंग एलिमेंट बोलते हैं। कंडक्टिंग एलिमेंट्स dl लेंथ का है, उसके थ्रू जब करंट I बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे I बढ़ेगा वैसे यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड dB बढ़ रहा है, तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये पहला रिजल्ट मिला है हमें। हम इस रिजल्ट को पाने के लिए किस चीज को कांस्टेंट रखा है, एलिमेंट की लेंथ को कांस्टेंट रखा है, dl को कांस्टेंट रखा है, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द एलिमेंट को कांस्टेंट रखा है, और थीटा एंगल मेड बाय दिस पोजीशन वेक्टर विद द एलिमेंट वेक्टर। एलिमेंट करंट को हम एरो नहीं दे सकते, करंट को नहीं, स्केलर क्वांटिटी है, तो जिस वेक्टर जिस दिशा में करंट जा रहा है उसको एलिमेंट वेक्टर बोलते हैं, हम dl बार मानते हैं। तो दिशा कंफर्म कर रहे हैं हम कि dl बार ये दिशा है, उस वेक्टर के साथ एलिमेंट ये पोजीशन वेक्टर r बार ने बनाया हुआ एंगल थीटा हो। तब यहाँ r कांस्टेंट रखा है, dl की लेंथ कांस्टेंट रखा है, थीटा कांस्टेंट रखा है, सिर्फ करंट बदलने से मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, इसीलिए उसके अकॉर्डिंग हमने एक रिलेशन बता दिया, इन्होंने एक रिलेशन बता दिया।
जब भी उन्होंने रिलेशन बनाकर इक्वेशन बना दिया, हम कहने लगे दैट इज द बायोट-सावर्ट्स लॉ है। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को उन्होंने मैथमेटिकल रिलेशन में बता दिया, उस रिलेशन को हम बोलने लगे कि बायोट एंड सावर्ट दोनों का लॉ है वह। चलिए अब पहला रिजल्ट मिल गया, पहला नंबर दे दिया। अब उन्होंने सिर्फ इतना वेरिएशन करके एक रिजल्ट पाया है, अब दूसरा वेरिएशन क्या कर रहे बताता हूं। अब दूसरा वेरिएशन क्या कर रहे हो, अब करंट को कांस्टेंट रखते हैं, करंट को कांस्टेंट रखते हैं और डीएल को भी कांस्टेंट रखते हैं, डिस्टेंस को भी कांस्टेंट रखते हैं, सिर्फ इस थीटा को बदलते हैं। मतलब कैसे बदलेंगे थीटा, देखो यह इतने ही लेंथ का टुकड़ा यहां का लिया होता, बताओ बच्चों, यहां का अगर टुकड़ा लिया होता उतने ही लेंथ का, तो अपना एंगल बदला क्या नहीं बदला, बदला। बढ़ गया क्या कम हुआ, बढ़ गया, है ना। तो इसी तरह जैसे ही उतने ही लेंथ का टुकड़ा है ना, यहाँ पे डीएल वही है, डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस चेंज किया क्या हमने, नहीं, उतना ही लंबा हमने यहाँ पे बना दिया, यहाँ का यही उतने ही लेंथ पे अगर उसको रखते हैं, यहाँ पे इतने ही लेंथ पे यहाँ पे रखते हैं और करंट वही रखा, तो बताइए बच्चों हमें जो भी मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है वह बदलता हुआ है या वही है, देखेंगे। चलिए हमने किसको बदला, सिर्फ थीटा को बदला, बाकी सब कांस्टेंट रखा, डिस्टेंस आर को कांस्टेंट रखा, लेंथ ऑफ एलिमेंट को कांस्टेंट रखा, करंट आई को कांस्टेंट रखा, हमने सिर्फ थीटा के बारे में जानकारी ली। तो क्या मिला हमें, तो थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है, मगर वह एक सुटेबल वैल्यू के बाद फिर रिवर्स डिक्रीज हो रहा है, जीरो हो रहा है, बाद में नेगेटिव हो रहा है, मतलब वह चेंज हो रहा है, अल्टरनेट बदल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वह थीटा नॉट ओनली डिपेंड अपॉन थीटा, इट आल्सो डिपेंड अपॉन द रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन साइन थीटा। तो इसीलिए उसका थीटा के साथ डीबी मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन डायरेक्टली थीटा के साथ नहीं है, तो साइन ऑफ दैट एंगल थीटा के साथ है। इसीलिए बच्चों डीबी का दूसरा रिलेशन मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा यह एंगल है पोजीशन वेक्टर ने बनाया हुआ, किसके साथ का एंगल है, एलिमेंट वेक्टर के साथ का एंगल है। तो एलिमेंट वेक्टर ये वाला है, डीएल लेंथ है, और इस पोजीशन वेक्टर ने बनाया हुआ एंगल है। तो ये दूसरा रिजल्ट मिल गया बच्चों। इसको पाने के लिए किसको बदला उन्होंने, थीटा को बदला, करंट को बदला, रिमेनिंग फैक्टर्स को कांस्टेंट रख दिया। चलिए दो रिजल्ट मिल गए। अब तीसरा रिजल्ट ये है, अब वो क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को कांस्टेंट रखेगा, उस एलिमेंट से उतना डिस्टेंस का पॉइंट ले रहे हो, चुन रहे हैं वही पॉइंट। करंट को कांस्टेंट रखा, थीटा को भी कांस्टेंट रखा, इसके लिए जो भी थीटा है वह कांस्टेंट रखा। अब वह बदल रहा है डीएल को, सॉरी हाँ डीएल को। अब उसको क्या करो, थोड़ा इधर दबाओ, इसको इधर दबाया, इसको इधर दबाया, अंदर का वायर एक्सपोज हो रहा है, उसकी लेंथ क्या कर रहे हैं हम, बढ़ा रहे हैं। जैसे ही हमने इसको नीचे दबाया, उसको ऊपर दबाया, तो उसका लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसको नीचे देखो ना, ये मटेरियल ऐसा फ्लेक्सिबल मटेरियल हो तो हम इसको नीचे दबाए, उसको ऊपर, तो दोनों के बीच का जो अंदर जो कंडक्टिंग वायर है ना वो एक्सपोज हो रहा है, उसकी लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तब हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है पता है, जैसे जैसे उसकी लंबाई बढ़ रही है ना, वैसे यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन मिल रहा है। तो अगेन तीसरा रिजल्ट हमें मिल रहा है, dB is directly proportional to length of the current carrying एलिमेंट, करंट कैरिंग एलिमेंट के लेंथ के ऊपर डायरेक्टली रिलेशन है। चलिए बच्चों ये तीन रिलेशन मिले हमें। अब फोर्थ रिलेशन क्या मिल रहा है, देखो डीबी के साथ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग एलिमेंट का मैग्नीट्यूड बता रहे हैं हम। चलिए अब चौथा लास्ट चेंज उन्होंने क्या किया पता है,
थीटा को कांस्टेंट रखा, लेंथ डीएल को कांस्टेंट रखा, करंट को कांस्टेंट रखा, सिर्फ उन्होंने डिस्टेंस वही लाइन के ऊपर डिस्टेंस चेंज करने लगे। जिस तरह डिस्टेंस बढ़ने लगा तब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड स्क्वायर लॉ से, इनवर्स स्क्वायर लॉ से घटते नजर आया। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एलिमेंट फैक्टर के इस टुकड़े के मिड पॉइंट से डिस्टेंस आर रहा तो उसके इनवर्स स्क्वायर लॉ से डीपी बदलता हुआ आया। तो ये रहा बच्चों 4 रिलेशंस उन्होंने निकाला है, 4 ट्रायल्स उन्होंने लिए हैं, 4 रिजल्ट पाए हैं। इस चारों रिजल्ट को एक साथ लिख दिया, एक ही रिलेशन में बता दिया। उस रिलेशन का नाम है बायोट-सावर्ट्स लॉ। चलिए हम उसका आधार लेंगे। अब बताओ, इस चारों को कंबाइन करने के बाद ये मिल गया, the magnitude of the magnetic field produced by the current carrying conductor is directly, or current carrying element is directly proportional to I dl sin theta and inversely proportional to square of the distance of the point from the element। तो इस रिलेशन को हम लॉ बोलते हैं, और इस रिलेशन को लॉ बोलते हैं। ये कंफर्म है, मगर ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है, इसके अकॉर्डिंग मिला हुआ ये रिलेशन है। अब इस रिलेशन को इक्वेशन में बनाने के लिए हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लेते हैं। तो dB इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर है। तो ये है बायोट-सावर्ट्स लॉ का मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट थ्रू द एलिमेंट। तो ये रहा बच्चों इक्वेशन, ये रिलेशन, इसको लॉ बोलते हैं, इसको इक्वेशन बोलते हैं, बायोट-सावर्ट्स लॉ का इक्वेशन बोलते हैं। इस तरह हम सफल हुए, आदमी सफल हुआ कि करंट कैरिंग कंडक्टर से जाते हुए करंट ने बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने में सफल हुए। अब सवाल इस बात का है, डायरेक्शन कंफर्म करना है। तो डायरेक्शन पाने के लिए हमें क्या करना होगा? राइट हैंड पाम रूल यूज करो। देखिए बच्चों, इस टुकड़े के लिए ये छोटा है इसलिए वो वेक्टर होता है, स्ट्रेट होता है। ये कितना ही कर्व क्यों ना हो, छोटा टुकड़ा लिया तो स्ट्रेट दिखता है ना। तो इसी तरह मैग्नेटिक करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनर साइड पे है। इनर साइड बोले तो हम कैसे करेंगे? क्रॉस इन सर्कल से बताया जाता है। आउटर साइड का अगर रहा तो डॉट इन सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड इनर साइड पे है ताकि करंट ऊपर जा रहा है ना, तो इस दिशा में अगर करंट रहा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस इन सर्कल मिलेगा। समझ गए बच्चों? ये रहा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब कंफर्म करो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो कंफर्म हुई है, मगर एलिमेंट वेक्टर और रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर को कैसा है? ये दोनों एक प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में ये दोनों है, मगर मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। मतलब इन दोनों को ये परपेंडिकुलर है ना। तो अब बताइए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, इधर डीएल बार है और इधर कौन है? आर बार है। तो पोजीशन वेक्टर आर बार है और इधर डीएल बार है। तो इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा। मगर क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए आप बताइए, करंट डीएल बार को हम एरो दे सकते हैं, मगर यहाँ पोजीशन वेक्टर आर है, उसको कहाँ देंगे? तो इसीलिए हम इसको एक तो यहाँ क्यूब बनाएंगे और इसको लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। कैसे बताते हैं? तो वेक्टर फॉर्म में बता रहे हैं हम, डीबी बार इक्वल टू, यस, कैसे लिखेंगे? डीएल बार क्रॉस आर कैप। अगर इसको नहीं बदलना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, डीएल बार क्रॉस आर कैप। तो देखिए म्यू नॉट तो आएगा ही, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ आएगा।
मगर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो dl साइन थीटा और इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अगर इसको ऐसा लिखना है, यहाँ क्यूब बताओ और यहाँ r लिखो, तो r बार के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो यहाँ बताता हूं मैं, वेक्टर फॉर्म में ये रिलेशन आ गया। अब यहाँ पे लिखना है म्यू नॉट बाय 4 पाई, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने छोड़ दिया, यहाँ लिखता हूँ। इन वेक्टर फॉर्म कैसे हो गया, तो dv बार आया है म्यू नॉट बाय 4 पाई r क्यूब इंटू आई को भी बाहर निकाल दिया। अब dl बार क्रॉस r बार, यहाँ क्यूब लिया इसलिए यहाँ r बार लिया। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये वेक्टर भी बताता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग dl बार एंड r बार है। अगर स्क्वायर रखना है तो यहाँ कैप बना दो, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ द पॉइंट P। तो ये रहा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे कंफर्म किया है। इस तरह कोई भी करंट, वह स्ट्रेट हो या सर्कुलर हो या कर्व हो, किसी भी कंडक्टर के थ्रू जाने वाले करंट ने बनाए हुए मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हम बताने में सफल हुए हैं। इसको हम बायोट सावर्ट्स लॉ का मैथमेटिकल इक्वेशन बोलते हैं। इसी बायोट सावर्ट्स लॉ का इक्वेशन यूज करते हुए हम करंट ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड निकालने में सफल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, करंट ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल ऑन द एक्सिस का भी निकाल सकते हैं और स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ का भी निकाल सकते हैं। मगर उस स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ से पहले फाइनाइट लेंथ का भी निकालेंगे। ये सब काम करना है जहां पे बायोट सावर्ट्स लॉ यूज होता है। जिस जगह पे हमें कन्वीनियंट होगा, जिस जगह पे हमें कन्वीनियंट होगा उस जगह पे हम बायोट सावर्ट्स लॉ यूज करें। मगर आदमी इतना आगे निकल चुका है, इससे भी कन्वीनियंट मेथड बना कर रखा है, मगर वह मेथड हर जगह पे यूज नहीं होती है। जिस तरह हमने गॉस लॉ को बनाया है, गॉस लॉ कूलम्स लॉ के से भी एडवांस हुआ है, मगर जहां पे कूलम्स लॉ यूज होता है वहां पे गॉस लॉ नहीं यूज होगा। इसलिए उस वक्त हम कूलम्स लॉ से हम वहां का मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था, और जहां कूलम्स लॉ नहीं काम कर रहा है वहां गॉस थ्योरम को यूज किया था। उसी तरह जिस जगह पे बायोट सावर्ट्स लॉ अप्लाई कर हम उसको निकालने में कामयाब हुए, उस जगह पे बिंदास उसको यूज करो। मगर कुछ प्लेसेस, कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं वहां हम बायोट सावर्ट्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, तो वहां याद करना है एम्पियर्स लॉ की। तो बात आगे सोचेंगे एम्पियर्स लॉ क्या है। जिस तरह गॉस लॉ है इलेक्ट्रोस्टैट्स में, उसी तरह इस कंसेप्ट पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एम्पियर्स लॉ का रोल है। तो जैसे कूलम्स लॉ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने का काम हम बायोट सावर्ट्स लॉ से करेंगे। जहां बायोट सावर्ट्स लॉ कम पड़ रहा है वहां एम्पियर्स लॉ को कॉल करेंगे, वहां एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग, कैसा करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो चलिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रेट कंडक्टर से जा रहा है, करंट अगर स्ट्रेट कंडक्टर से जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कर्व बन रहा है, और अगर करंट ही सर्कुलर कॉइल से जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा उसका भी दर्शन अभी हमें मिल जाएगा। तो चलिए अब बायोट सावर्ट्स लॉ का पहला एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं। ये एप्लीकेशन यानी कि प्रॉब्लम्स है बच्चों। बायोट सावर्ट्स लॉ एक कंसेप्ट हुआ, ये संकल्पना हुई, तो उस संकल्पना से यूज करते हुए उसको यूज करके हम हमारी समस्या सॉल्व कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर की समस्या हमें निकालना है, तो उस समस्या को पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। चलिए, तो आज का पहला एप्लीकेशन है
field at the center of current carrying circular loop, एक ये रहा तो लूप बोले, नहीं तो कॉइल बोलिए, नंबर ऑफ टर्न अगर ज्यादा रहे तो कॉइल। चलिए मैं लूप लेता हूं पहले। कंसिडर अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर। आर रेडियस का सर्कुलर लूप है, उसके थ्रू करंट जा रहा है आई। तो ये उसका सेंटर है, ये उसका परपेंडिकुलर एक्सिस है। चलिए बच्चों, अब बताओ, बायोट सावर्स लॉ को यूज करते हुए हमें इसको सॉल्व करना है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पॉइंट लिया है, टुकड़ा किसका लेना है, तो डीएल लेंथ का टुकड़ा मान लिया, तो डीएल बार, ये टुकड़ा स्ट्रेट है, इस दिशा में करंट जा रहा है, उसी दिशा में डीएल बार होता है। बताइए, ये पोजीशन वेक्टर है उसका, है ना, तो वह परपेंडिकुलर है डीएल बार को, क्योंकि डीएल बार टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट है और ये परपेंडिकुलर है उसको। तो दोनों के बीच का एंगल कितना आया, 90 आया। टुकड़ा कितना लंबा लिया आपने, डीएल लेंथ का लिया, कहाँ लिया, पी पॉइंट पे लिया। कितना दूर है सेंटर से, रेडियस जैसे इतना डिस्टेंस दूर है। थीटा कितना है उसके लिए, 90 डिग्री है। अब चलो बायोट सावर्स लॉ को यूज करो। अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट आई थ्रू दिस एलिमेंट का मैग्नीट्यूड है dB म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मगर बच्चों ये सर्कुलर कॉइल है, उसका एलिमेंट रेडियस वेक्टर को परपेंडिकुलर होता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी बनी, 90 बनी। तो थीटा अगर 90 रहा तो उसको साइन थीटा को कितना लिखेंगे हम, 1 लिखेंगे, आई dl अपॉन आर स्क्वायर। अब चलिए बच्चों, इतना ही टुकड़ा अगर थोड़ा ऊपर का लेता हुआ यहाँ का लेंगे, तो इतने ही लेंथ का टुकड़ा यहाँ का लिए, हमेशा डीएल बार को ये थीटा तो कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो सेम सब कांस्टेंट फैक्टर्स रहे हैं, करंट वही सेट कर रहा है वह। तो अब बताओ, इसके लिए डीबी, इसके लिए हर टुकड़े के लिए डीबी डीबी डीबी, डीएल के लिए डीबी, डीएल के लिए डीबी, डीएल के लिए डीबी, डीबी 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 करते करते टोटल पोटेंशियल मैग्नेटिक टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन एट दिस सेंटर अगर निकालना है, तो सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की ताकत निकालना है, तो इसका इंटीग्रेशन लेना है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस डीबी। तो चलिए डीबी की वैल्यू रख दो इंटीग्रेशन में, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर लिखना। सबके लिए करंट सेम है, रेडियस सेम है, अंदर कौन फंसा, सिर्फ लेंथ फंसी है। कम से कम डीएल कितना होगा, 0, बड़े से बड़े कितना होगा, 2 पाई आर होगा। तो उसका इंटीग्रेशन लेना है। डीएल किसका डेरिवेटिव है, लेंथ का, तो उसका इंटीग्रेशन एल ही रहेगा। आगे निकला है म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर एल। अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दो। अपर लिमिट लोअर लिमिट रखने के बाद हमें जो भी मिल रहा है, बी एक्सिस का फार्मूला मिल रहा है, बी एट द सेंटर का फार्मूला मिल रहा है, उसको हम बी सेंटर भी बोल सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर का फार्मूला बन गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू, बताइए 2 पाई आर माइनस 0, तो 2 पाई आर बनेगा। तो 2 पाई के साथ 4 पाई के साथ कैंसिल हुआ, एक आर आर के साथ, तो हमें मिल गया बी सेंटर का फार्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो ये रहा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ current carrying circular coil which carries the current I through the circular wire of radius r। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताना चाहते हो, ये सर्कुलर लूप इस दिशा में है, करंट अब अगर इसको ऐसा पकड़े तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हुआ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट है तो देखिए बच्चों, अंगूठा उस दिशा में घुमाओ तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ है। तो अगर इस दिशा में करंट जा रहा है तो देखिए यहां से इधर आ रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है।
तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड रहेगा। ये अगर प्लेन हॉरिजेंटल लिया है तो हॉरिजेंटल प्लेन में अगर लूप है तुम्हारा तो करंट ऊपर निकलेगा। ये स्ट्रेट कंडक्टर है ना, तो स्ट्रेट कंडक्टर से इधर से जाएगा लूप के फॉर्म में और इधर से आएगा। तो ये स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। अब बताओ बच्चों, अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो n नंबर ऑफ टर्न, एक टर्न के लिए इतना मैग्नेटिक फील्ड है, तो n नंबर ऑफ टर्न्स कैरिंग द सेम करंट, तो फॉर n नंबर ऑफ टर्न के लिए बी सेंटर का एक्सप्रेशन होगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर का अगर प्रॉब्लम पूछा गया तो इस फॉर्मूला का यूज करो और करंट आई दिया है, n नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं, रेडियस दिया है और मीडियम परमेबिलिटी किसका है उसके अकॉर्डिंग उसका निकाल सकते हैं। आपको इस कांस्टेंट की वैल्यू ही पता चाहिए। एसआई सिस्टम में 10⁻⁻⁷ उसकी वैल्यू है। तो ये परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस है। जिस तरह इलेक्ट्रोस्टैट्स में परमिटिविटी होती है उसी तरह यहाँ परमेबिलिटी है। तो ये बायोट सावर्ट्स लॉ और उसका पहला एप्लीकेशन आज हमने आपके सामने डील किया है। कल और लौटेंगे और दूसरे एप्लीकेशंस, दूसरे प्रॉब्लम्स, दूसरे समस्याएं सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए यहाँ रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, फिर मिलेंगे।